मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले मैंने दो विषयों पर दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बताया है। उनमें एक था भौतिकी का पुरस्कार और दूसरा था चिकित्सा का पुरस्कार, या कह लीजिए मेडिसिन का पुरस्कार। मैं यहाँ एक बात आप लोगों से जानना चाहूँगा और इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे कि क्या आपको याद है कि भौतिकी का पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि फिजिक्स का पुरस्कार किसे दिया गया, या कि मेडिसिन का पुरस्कार, चिकित्सा का पुरस्कार किसे दिया गया? 2-3 दिन पहले की बात है। चलिए, आपको नाम याद नहीं होंगे क्योंकि नाम थोड़े से विदेशी किस्म के हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में थोड़ा बहुत इस बात का आभास है कि उनका नाम किस तरीके का था? यदि मैं आपको ऑप्शन दूं, 4 ऑप्शन, और उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए चिकित्सा के नोबेल प्राइज विनर को, तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? ठीक यही स्थिति भौतिकी के साथ भी है कि क्या आप उसे पकड़ लेंगे कि इनमें से किसे भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है? दोस्तों, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी तैयारी के साथ न्याय कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप अपने तैयारी करने के तरीके पर फिर से विचार करें। तरीके पर विचार करने का मतलब है कि आप किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ने और सुनने के बाद उन्हें आप दिमाग में क्यों नहीं रख पाते? क्या इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि आप उन्हें दोहराते नहीं हैं या उन्हें लिखते नहीं हैं? जो भी रीज़न हो, हर एक के अपने अपने कारण होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने कारणों की तलाश करें, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। मुझे सुन लेने से या अखबारों में पढ़ लेने से तो बात नहीं बनेगी, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और कम से कम तब तक तो रहनी ही चाहिए जब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा बीच बीच में आप अपना रिव्यू भी करते रहा करें, इसके लिए भी थोड़ा सा समय दें। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए, आज अब हम तीसरे नोबेल पुरस्कार की चर्चा करते हैं, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर दिया गया है, एस्पेक्ट पर दिया गया है कहना चाहिए। सब्जेक्ट तो रसायन शास्त्र का है, केमिस्ट्री का है। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नाम सुन लीजिए, मैं नाम 2 बार लूंगा। एक वैज्ञानिक हैं जापान के सुसुमु कीतागावा, जापान के सुसुमु कीतागावा। दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन। और तीसरे वैज्ञानिक हैं अमेरिका के ओमार एम यागी, ओमार एम यागी। दोस्तों, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, बस इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इसी एस्पेक्ट को लेकर के पूछ लिया जाए, क्योंकि अब जो प्री में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके पैटर्न आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। सीधे सीधे नाम नहीं पूछेंगे, किस देश के थे ये नहीं पूछेंगे, किस पर मिला इसके बारे में अब ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, बावजूद इसके कि पिछले कुछ सालों से नोबेल प्राइज़ पर क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको केवल इसी आधार पर इन्हें छोड़ देने की जोखिम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार दिया गया है खास रासायनिक जाल, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए, मेटल ऑर्गेनिक
फ्रेमवर्क्स, अगर हम व्यावहारिक भाषा में बात करें, जो अखबारों में लिखा हुआ है, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए बहुत सी बातों को मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता। ऐसी स्थिति में मैं इसी वैसाखी का सहारा लेता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसे आप सबको सुना दूँ, और आपके दिमाग में यदि थोड़ी सी भी बातें दर्ज रह जाएंगी तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। और यदि आप में थोड़ी सी भी अधिक उत्सुकता है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें, और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, ये जो मैंने कहा कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी स्मार्ट फिल्टर के विकास में अहम योगदान देने के लिए, देखिए स्मार्ट फिल्टर इसका मतलब है कि ये फिल्टर करने का काम करता है, और बहुत गजब का फिल्टर करता है स्मार्ट फिल्टर। अखबारों से जो मुझे पता लग पाया है, इस फिल्टर के 4 काम इसमें दिए गए हैं जो ये करता है, या कह लीजिए जिन पर इनको अवार्ड मिला है। पहला है कि ये जो ढांचा है स्मार्ट फिल्टर का, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकता है या अवशोषित कर सकता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाए तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि शहर में बहुत प्रदूषण है, गाड़ियां बहुत प्रदूषण फैला रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यदि उसका अवशोषण कर लिया जाए तो क्या होगा? प्रदूषण कम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये जो प्रदूषण है ये केवल भारत या बड़े शहरों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या हो चुकी है, और छोटी मोटी समस्या नहीं है, भयावह समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, ये प्रदूषण को पकड़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका इस्तेमाल दवाओं को शरीर में धीरे धीरे छोड़ने के लिए भी किया जाता है, यानी कि दवाई को शरीर में धीरे धीरे छोड़ा जाए। आप जानते हैं बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं कि उन्हें अगर शरीर में अचानक प्रवेश करा दिया जाए तो उनका जबरदस्त रूप से रिएक्शन हो सकता है, यहां तक कि जीवन तक का खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा है कि बैटरियों और हाइड्रोजन स्टोरेज में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आखिरी तथ्य मेरे पास है वो ये है कि इससे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और जो सोलर एनर्जी है उसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मैंने अभी जो 4 बातें कही हैं उनसे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इनका जो इन्वेंशन है, इनका जो काम है, वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म का है और सीधे-सीधे आम जीवन से जुड़ा हुआ है। हालाँकि सुनने में शायद आपको उतना महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन जो चीज़ें, जो बातें हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई हों, आप कल्पना कर सकते हैं कि वे चीज़ें, वे बातें, वे खोज, वे सब हमारे लिए कितना अहम हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी रसायन के नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बातें। यूपीएससी से जुड़ी हुई एक खबर है दोस्तों। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने इसके संबंध में कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब देखिए कि उसमें क्या दिया है कि जो यूपीएससी है वो सिविल सर्विस एग्जाम के बाद, परीक्षा के तुरंत बाद, प्री की बात मैं कर रहा हूं, आंसर सीट जारी करेगा। प्री एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आंसर की जारी करेगा, इसके क्या उत्तर होंगे, और इसके बाद ही प्रीलिम्स का परिणाम घोषित किया जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमेशा ये हो रहा है कि फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद यूपीएससी आंसर की जारी करती है। उसमें कुछ आपत्तियां भी देखी गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि रिजल्ट फाइनल घोषित हो चुका है, अब उस आपत्ति का क्या होगा? आप आपत्ति दर्ज कराएंगे भी तो उसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। इसको लेकर के मामला बाकायदे कोर्ट में भी चल रहा है, कुछ लोगों ने याचिका दायर की है। तो अब यूपीएससी ने कहा है कि नहीं, हम प्रीलिम्स के रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले ही आंसर की जारी कर देंगे। आप आंसर देखिए, पढ़िए, और यदि आपको किसी आंसर पर आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, और जब आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो यूपीएससी उन पर विचार करेगा, और विचार करने के बाद उसको ठीक लगा तो उसे वो करेक्ट करेगा, और इन सब के बाद फिर वो फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है यूपीएससी ने, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये स्थिति बन रही है कि 2-3 प्रश्न तो ऐसे होते ही होते हैं
खुद मैं डाउट में रह जाता हूँ और बाद में जब मिलान होता है तो लगता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन यूपीएससी ने उसे मान लिया है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। तो कम से कम अब प्राइमरी स्टेज पर ये तो हो गया है कि उसी लेवल पर उसका निराकरण हो जाए, न्याय मिले। मतलब यूपीएससी जैसा संस्थान अगर उत्तर के मामले में इतनी गड़बड़ी कर सकता है तो फिर दूसरों पर क्या भरोसा किया जाएगा। और वैसे देखिए कि उत्तर में गड़बड़ी करने की कोई ऐसी संभावना बननी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जो प्रश्न आपको इस तरह के डाउट वाले लग रहे हैं उन्हें आप पेपर में रखिए ही मत, हटा दीजिए ना। प्रश्नों की तो कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के प्रश्न बनते हैं, बना लीजिए। क्यों डाउट वाले प्रश्न रखते हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यूपीएससी ने ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पहली बात तो है कि प्रीलिम्स के तुरंत उत्तर मिल जाएंगे तो जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे इतने सही हैं, इतने गलत हैं। तो जो आशंका होती है उत्तरों को लेकर के वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरा यह है कि जो मूल्यांकन भी होगा वो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से होगा, बहुत ही पारदर्शी तरीके से होगा। और यदि इसके बाद भी कोई असहमति होगी तो विशेषज्ञ उसे जांच करके सुधार सकते हैं। और सच बात यह है कि इसके बाद असहमति की कोई गुंजाइश रही ही नहीं जाएगी और विवादों में दोस्तों कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी ने ये बहुत महत्वपूर्ण हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।